गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले एक क्वेश्चन है आपसे। बताइए, एरिया जो है, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी? एरिया, तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शंस होना चाहिए, और इसके डायरेक्शंस को हम समझते हैं या एरिया को हम समझते हैं कि एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। ठीक है, तो एरिया हमारा है 2D। ठीक है, ये जो हमारा बोर्ड है यह एक प्लेन है, इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रीथ है, तो इसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो ये हुआ एरिया। ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एक एरिया, इसका एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस, वाई एक्सिस ये डिस्टेंस, तो ये क्या है, एरिया है। ओके, ये हमारा हुआ एरिया। तो अब ये एरिया है, तो एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हुआ आपका सपोज लेंथ और ये आपका ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब ये हमारा एक सरफेस है, ये जो है एक क्या है, सरफेस ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक सरफेस है। ठीक है, तो इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, ये जो एरिया है यानी ए बी सी डी जो सरफेस है, इस पर जो डायरेक्शंस है इसका वह यह है, ये इसका डायरेक्शंस है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, सरफेस पर सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होता है एरिया का। क्लियर? तो एरिया का डायरेक्शंस क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इसी तरीके से हम क्लास 11th में पढ़े थे, ये हमारा है एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर आई, y एक्सिस j एंड ये k मीन्स ये x यानी i j एंड k, ये है k। ठीक है, इस तरह से हमने टार्क को भी कैलकुलेट किया था। टार्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरीके से तो एरिया हमारा क्या है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसका डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया इज ए एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो एरिया क्या है, एरिया इज अ एरिया वेक्टर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये वर्ड याद रखिएगा, सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होता है एरिया का। ठीक है, अब हम आते हैं फ्लक्स पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो फ्लक्स का वैसे पे जनरल जो मीनिंग होता है वो होता है ढेर, ढेर यानी कलेक्शन, स्टोर, फ्लक्स मीन्स। ओके, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक टैंक है। ठीक है, सपोज ये टंकी है, वाटर टैंक। ठीक है, इसमें हम पानी को फिल कर रहे हैं, ये। ठीक है, ओके, तो ये जो है हमारा एक पाइप है, इससे वाटर इस टैंक में कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा पानी का, ये पानी जो फ्लो हो रहा है, वाटर जो फ्लो हो रहा है, इसके पास कुछ स्पीड होगी, स्पीड। ओके, इसकी ये स्पीड होगी और इसका कुछ डायरेक्शंस होगा, डायरेक्शंस। ठीक है, और ये इसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो वाटर है, ठीक है, इसमें कलेक्ट हो गया।
अब वाटर को देखिए, वाटर की कुछ स्पीड है, कुछ डायरेक्शंस है, तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। ओके, अब फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, इस टैंक में स्टोर हो रहा है, इट इज फ्लक्स। ठीक है, तो ये कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर या स्केलर? ये है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा यही वाटर यहां पर डायरेक्शन शो कर रहा है, स्पीड है इसके पास, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यही वाटर इसमें क्या शो कर रहा है, स्केलर। क्लियर? ओके, तो ये जो फ्लक्स है, अब इसको देखिए, ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इस पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ा दें, स्पीड बढ़ाने का मतलब उसकी हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, ये वर्ड याद रखिएगा, इसकी इंटेंसिटी हमने बढ़ा दिया, तो यहां पर जो ये टैंक 5 मिनट में भरने वाला था, अब ये 3 मिनट में ही भर जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये स्टोर, ये जो कलेक्शंस है वो किस पर डिपेंड किया, इंटेंसिटी पर। और किस पर डिपेंड किया, और हमने देखा कि ये जो है ये पाइप, ठीक है, पाइप का एरिया हमने मोटी पाइप लगा दिया। जब मोटी पाइप लगा देंगे तो पानी और जल्दी भर जाएगा। तो ये जो ढेर है यानी फ्लक्स है, किस पर डिपेंड किया, इंटेंसिटी पर डिपेंड किया। ठीक है, उसके बाद किस पर डिपेंड किया, एरिया पर। जितना अधिक इंटेंसिटी होगा उतना अधिक फ्लक्स होगा, ढेर होगा, जितना अधिक एरिया होगा उतना अधिक फ्लक्स होगा। क्लियर? और भी इसका एग्जांपल आता है, इसका एग्जांपल हम कमरे में है, ठीक है, कमरे में एक खिड़की खुली है, वहां से एयर आ रही है, तो हमारे कमरे में एयर स्टोर हो रहा है, दिस इज फ्लक्स ऑफ एयर। ओके, तो ये जो एयर है आ रही है, अगर तेजी से एयर आ रही है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा स्टोर होगा एयर का, और अगर खिड़की बड़ी है और ज्यादा एरिया होगा, और जब ज्यादा एरिया होगा और ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है, एकदम सिमिलरली इसी तरीके से हम ये समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब हम इसको क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसको देखिए किस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक वर्ड आया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक मीन्स हम ये समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसके पास क्या होता है, डायरेक्शंस होता है। ठीक है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, यह एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अगर स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो अब जब ये स्टोर होगा तो वह एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी से मेजर किया जा सकता है। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि इंटेंसिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं, यहां पे भी पानी को मेजर कर सकते हैं, यहां पे भी पानी को मेजर कर सकते हैं, वाटर को, और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम मेजर कर सकते हैं इन दिस डायरेक्शंस, और जहां पर स्टोर होगा वहां पर भी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे, किस तरह से स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा है एक चार्ज। ओके, ये चार्ज है Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड 20 लाइंस बनाया, यानी 20 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक है, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमारा जो दूसरा चार्ज है Q2, वो हमने देखा ये 30 लाइंस बना रहा है, 30 लाइंस बना रहा है। ठीक है, ये जो 30 लाइंस बना रहा है, 20 लाइंस बना रहा है, कोई तीसरा चार्ज है, ये 50 लाइंस बना रहा है। ठीक है, तो 20, 30, 50 ये सब क्या है, स्केलर्स है। ठीक है, बट इसको हम और स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए और अच्छे तरीके से स्केलर कहने के लिए हम इसमें एक और वर्ड जोड़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, कितने एरिया में है, होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये हुआ कि कितने एरिया में होना चाहिए, हम एरिया को भी इसमें ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हमने सपोज किया इस एरिया में इतने एरिया में लिंक हो रही हैं, इतने एरिया में लिंक हो रही हैं, और ये जो है ये इतने एरिया में लिंक हो रहा है, ओके, और ये जो है ये भी बहुत सारा एरिया, यानी ये इतने एरिया में हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इस एरिया में लिंक हो रही हैं, तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड किया? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, यहां पर हम इस तरह से हम समझते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, कहीं पे जो क्राउडिंग होता है लाइन का, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होता है, ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये जो लिंक है, हमने देखा किसी एरिया में, ये देखिए किसी एरिया में 5 है और किसी एरिया में 20 है, या इसी एरिया में कहीं एक यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं एक यहाँ, 4 ही है। समझ रहे हो ना? तो इस एरिया में कहीं कोई 4 कहीं 5, ये इस तरह से इस एरिया में, तो इस एरिया में कहीं 20 लिंक हो रहा है, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50। समझ रहे ना? तो वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड किया, अब इसको देख लो। जितना अधिक एरिया होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें क्या होंगी, लिंक होंगी, और उसके बाद जितना बड़ा एरिया उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, और जितना अधिक क्राउडिंग होगा लाइंस का, यहां पर सपोज 1 2 3 4 5 6 ही है, इसमें और क्राउडिंग 7 8 9 10, ये इस तरह से कट गया। समझ रहे हो ना? तो अब इसमें जो हुआ फ्लक्स ढेर ज्यादा हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हुआ, क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। ठीक है, ओके, तो इसको हम कुछ नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू अ सरफेस एरिया is a quantity, यानी scalar quantity formed by intensity of electric field E and area normal to its area, यानी A, such that flux linked to a surface area is phi E. phi means flux, यानी ये है सिंबल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल, is equal to E into A। जनरल में जो फ्लक्स का फार्मूला है वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, यानी एरिया वेक्टर। ओके, ये हुआ जनरल फार्मूला, E इंटू ए। अब ये जो फाई E है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है, अगर वह एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम जानते हैं ये कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्लियर और करते हैं। ठीक है, कि जो फाई है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किस पर डिपेंड किया, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर और एरिया पर। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसी पर डिपेंड करता है? ठीक है, हम उसको समझते हैं। ओके, यहां पर एक सरफेस एरिया हुआ, सरफेस एरिया, ये हुआ सरफेस एरिया, क्लियर? अब यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, 1 सेकेंड, इसको और बड़ा करते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो सरफेस एरिया है, इस एरिया में कितने फील्ड, ये सपोज इसका एरिया है ए, तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई इतने लिंक हो रही हैं, तो इसका मतलब है फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, जनरल फार्मूला, ये हमारा जनरल फार्मूला, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। क्लियर? अब अगर इस एरिया को थोड़ा सा हम बेंड करा दें, ये एज
ऐसे करा है, ये थोड़ा सा हमने इसको बेंड कराया और ये है एंगल थीटा, एंगल थीटा। तो अब देखिए पहले ये एरिया था, इसमें लिंक हो रहा था ये, अब उसके बाद अब हमने देख रखा है 1 2 3 4, 4 जो लाइन है वह इस एरिया से लिंक नहीं हो रही है, इस एरिया से लिंक नहीं हो रही है। तो अब कितने एरिया में लिंक हो रही है, तो आंसर है ये एरिया में लिंक हो रही है ये। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा एंगल। तो ये एरिया इतने एरिया में ये फिर लिंक हो रही है, तो ये कितना है, ये एरिया कितना है, तो आंसर है ये है a cos थीटा। समझ रहे हो ना, ये हमको दिया है हाइपोटेनस a, ये एंगल थीटा और ये हुआ हमारा बेस, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी a cos थीटा मिलेगा। अब a cos थीटा एरिया में ये लिंक हो रहा है, क्लियर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, यानी एरिया अब कितने में हो रहा है, तो आंसर है a cos थीटा, क्लियर है। ये कहीं कहीं अब दिख रहा है आपको, तो ये हमारा जो फाई है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब यह स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर का प्रोडक्ट हम जानते हैं E डॉट ए, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इसका स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देगा, ठीक है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह एंगल पर भी डिपेंड करता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, फाई इज इक्वल टू ई ए, और ये हुआ आपका फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये भी फार्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी यूनिट फाई ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसको हम रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये इसकी यूनिट हुई। और डायमेंशन इसका डायमेंशन, तो डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन यानी फोर्स का mL/T-2, कूलम यानी Q इज इक्वल टू IT, तो यहां से मिलेगा आपको AT इंटू एरिया स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर, ये हुआ L स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा mL³ T-3 A-1, ये इसका डायमेंशंस है। तो यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये एक रेगुलर है, मतलब यूनिफॉर्म में है, ठीक है। और ये जो एरिया है वह फ्लैट एरिया है एकदम, ये इस तरह से, ये हमारा फ्लैट एरिया है, ये ऐसे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड एंड प्लेन एरिया, ठीक है। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना सीखा है। नाउ नेक्स्ट, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म में हो और ये जो एरिया है, एरिया यह कैसा हो, इरेगुलर शेप का, किसी भी शेप का, टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके का, ठीक है, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझते हैं। देखिए यहां पर हमारा एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लाइक ऐसे 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 इस तरह से, ठीक है। और यहां पर एक हमारे पास इरेगुलर शेप है इस तरह से, ठीक है। अब जनरल फार्मूला हमने फ्लक्स का पढ़ा हुआ है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, इस तरह से पढ़ा हुआ है, ओके। अब यहां पर देखिए कि ये जो इरेगुलर शेप है हमने यहां पर लिया, ये इस छोटे से पॉइंट पर, और ये जो छोटा सा पॉइंट है इसको हमने मान लिया ये फ्लैट है, फ्लैट, ठीक है। तो ये जो फ्लैट सरफेस है उसको हमने सपोज किया कि वह उसका जो सरफेस है वह बहुत ही स्मॉल है, ds, फ्लैट है,
फिर इस पर सीधे नॉर्मल परपेंडिकुलर कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ नॉर्मल, सॉरी, तो ये जो नॉर्मल होगा इससे सरफेस के नॉर्मल होगा आपका एरिया, ठीक है, एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा इसके। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, तो ये जो एंगल है यहां पर, ये वर्ड याद रखेगा, ये एंगल जो थीटा है, ये याद रखेगा इसको, ये ई एंड ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर? तो फाई इज इक्वल टू ए इंटू ए। अब यहां पर भी कोई एंगल है तो हमने उस एंगल को सपोज किया थीटा है। ओके, तो यहां पर ये सरफेस एरिया, इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद यहां पर भी हमने देखा इसका भी इतना छोटा सा सरफेस ds जिस पर परपेंडिकुलर एरिया और इसके बीच भी एंगल क्या है, थीटा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से हर एक पर, यहां पर भी हमने देखा ये सरफेस, स्मॉल सरफेस ds फ्लैट, और इस पर सीधे परपेंडिकुलर एरिया और इनके बीच का एंगल थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि ds इस छोटे छोटे सरफेसेस पर हम क्या कैलकुलेट किए, फ्लक्स, तो वह हमको मिला। और इसका फॉर्मूला और पढ़े हुए हैं, फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहें, इस पॉइंट पर, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ई इंटू ds, और ये आपका हुआ स्मॉल फ्लक्स, बहुत ही स्मॉल, इंटू ds। अब फिर से यहां पर cos थीटा भी आप रख सकते हो, ये हुआ cos थीटा। इस स्मॉल के लिए, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एरिया, और ये cos थीटा। फिर नेक्स्ट आपका इसके लिए सबके लिए, ठीक है। तो छोटे छोटे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब करते क्या है, अगर इन सबको हम छोटे छोटे जो है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू ई ds cos थीटा, नेक्स्ट इस तरह से थीटा 1 थीटा 2 इस तरह से मिलता जाएगा आपको, ठीक है। तो अब हमारा एक आइडिया ये है, छोटे छोटे निकाल कर सबको हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और ऐड करने का जो तरीका है, हमने क्या आपको क्या बताया हुआ है कि यहीं क्या लगा दो, सांप लगा दो, ठीक है। ओके, तो यहीं पर आप सांप लगा दोगे, मीन्स इंटीग्रेट कर दोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, होल सरफेस एरिया का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहां पर हुआ इंटीग्रेशन ऑफ d phi e is equal to integration of e into ds cos थीटा, समझ में है ना। अब इसको और क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ d phi e is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया कि अगर इरेगुलर शेप हो और जो हमारा ये जो एरिया है वह फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्यू टू इंटीग्रेशन से। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम समझते हैं, यहां पर देखिए एक और आपको डाउट हो रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर रख देंगे, ठीक है। cos थीटा भी यानी थीटा भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट होगा तो बाहर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन और चल रहा होगा, यहां से देखिए ये हमारा है चार्ज, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस है r, तो इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने देखा किसी का डिस्टेंस कम है, किसी का ज्यादा है कम है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट या वेरिएबल, ठीक है। तो ये हुआ वेरिएबल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा हो गया, वेरिएबल। अब cos थीटा पर आते हैं। थीटा को देखिए, तो थीटा पर यहां पर हमने देखा 15 डिग्री, यहां पर देखा एंगल थीटा है और 10 डिग्री है, यहां पर हमने देखा -10 डिग्री है। तो इस तरह से एंगल बन रहा है। तो अब एंगल भी क्या हुआ, कांस्टेंट। तो अब इस डिफरेंट पॉइंट पर एंगल भी डिफरेंट है,
इंटेंसिटी भी डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा सरफेस एरिया होगा, कोई भी सरफेस एरिया होगा इरेगुलर शेप का, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उसको 1000, 2000, लाख की संख्या में टुकड़े नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कर लिया, तो उसको हम ये देखेंगे कि कुछ सेम एंगल के बहुत सारे टुकड़े, 10 डिग्री के बहुत सारे टुकड़े मिलेंगे, उसको हम एक साथ ले लेंगे। 20 डिग्री के एक टुकड़ा मिलेगा, उसको हम एक साथ रख लिया। 90 डिग्री का ये टुकड़ा रख लिया, इसके साथ रख लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हम सेक्शंस करेंगे एंगल वाइज करेंगे कि ये एंगल का ये सरफेस एरिया, इस 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 तरह से हम करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड ही समझ लो, क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसके पास कितने फेस हुए? 6 फेस हुए ना। ठीक है, अब ये देखिए, यहां पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हुआ सरफेस, तो ये क्या होगा? एरिया। तो सरफेस, ये सरफेस और ये इसका एरिया वेक्टर, ये हुआ। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर देखिए, ये राइट टू लेफ्ट, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किसका डायरेक्शन हुआ? एरिया वेक्टर का। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे लिंक हो रहा है कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब कितने डिग्री? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। आंसर है इस पर नॉर्मल तो है, बट एंगल को देखिए, तो एंगल हम किसके किसके बीच लिए थे? E एंड A के बीच लिए थे। तो अब इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर तो है, नॉर्मल तो है, समझ में ना, बट एंगल कितना बना रहा है? तो एंगल बना रहा है, ये हुआ आपका एरिया वेक्टर और ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ये इधर शो कर रहा है और ये इधर शो कर रहा है, इधर एंगल 180। तो इसके बीच 180 एंगल बना, समझ में ना। तो अब 180 यहां पर भी बनेगा, 180 यहां पर भी बनेगा। हर एक कॉर्नर पर, हर एक पॉइंट पर एंगल कितना बना? 180। तो 180 को हमने अलग कर लिया। ये इसका पहला सरफेस एरिया हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हुई? रेगुलर। और ये जो फ्लैट है, ये जो सरफेस है कैसा है? रेगुलर शेप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और ये रेगुलर शेप। ये क्लियर हो गया? ओके। अब यहां पर देखिए, इस सरफेस को देखिए, इस सरफेस को, तो ये हुआ फ्लैट हुआ आपका। और यहां पर इसका डायरेक्शंस, इस सरफेस का डायरेक्शन है एरिया वेक्टर, तो ये हुआ एरिया वेक्टर इस डायरेक्शंस में। अब ये जो फील्ड है इस डायरेक्शन में है, ये फील्ड इस डायरेक्शंस में, और ये हुआ एरिया वेक्टर। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? राइट एंगल, समझ में ना। तो ये राइट एंगल हो गया। तो अब हमने देखा कि ये जो फ्लैट है, हर एक पॉइंट पर ये फील्ड और ये एरिया वेक्टर कितने एंगल बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है। तो ये राइट एंगल हुआ, ये हर एक पॉइंट पर राइट एंगल हुआ। इसका हमने एक सरफेस एरिया अलग कैलकुलेट किया। और ये जो हमारी फील्ड लाइंस हैं, ये इस तरह से, या कैसी हुई? यूनिफॉर्म। और ये जो एरिया हुआ कैसा हुआ? प्लेन एरिया, यानी सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? तो अब हमारा ये दूसरा शेप हो गया, यानी दूसरा सरफेस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब हम इसको समझ लेते हैं, इसको देखिए। तो ये हमारा ऊपर का सरफेस एरिया, ठीक है। तो ऊपर का सरफेस एरिया हुआ, इसका एरिया वेक्टर अब ऊपर के डायरेक्शंस में, और ये कैसा हुआ? फील्ड, ठीक है। तो फील्ड एंड डायरेक्शंस कैसे हुए दोनों? राइट एंगल हुई ना, ठीक है। तो अब ये भी हमारा राइट एंगल दे रहा है, फील्ड और एरिया वेक्टर्स। अब यहां पर भी हर एक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसके बाद ये कैसा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो एंगल कांस्टेंट हो गया, फील्ड कांस्टेंट हो गया, ओके। अब इस पर आइए, देखिए इस पर। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये डायरेक्शंस, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शंस। तो दोनों का डायरेक्शंस कैसा हुआ? सेम। अब बताइए एंगल कितना हुआ?
एंगल हुआ 0 डिग्री, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है, तो एंगल दोनों जो बनाएंगे क्या बनाएंगे 0, तो यहाँ पर 0 डिग्री हुआ। अब ये पूरे हर एक पॉइंट पर 0 डिग्री, एंगल सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, फील्ड कैसा हुआ यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो गया, समझ में ना। अब ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, छोटे छोटे एरिया जो ds हैं, ये जो ds है, अब ये क्या हुआ वेरिएबल। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और बाकी e इंटू कॉस थीटा क्या हो गए कांस्टेंट, उसको हम बाहर रखेंगे, सिर्फ किसको इंटीग्रेट करेंगे ds को। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास इरेगुलर शेप है, हर एक पॉइंट पर एंगल डिफरेंट है, तो हम उसको अलग अलग सरफेस बना के छोटे छोटे एंगल वन एंगल अनदर एंगल में उसको सेम सरफेस एरिया बना लेंगे। कुछ क्लियर हुआ। ओके, तो इस तरह से हम क्लियर करते हैं इसको। तो यहाँ पर अब हम, और उसके बाद एक और देखें, ये जो हमने सरफेस एरिया बनाया था इसका, ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन से ये हुआ, फील्ड का भी डायरेक्शन से ही हुआ। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो हम इस सरफेस को बनाते हैं, इस सरफेस को। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बना लिया, ये हुआ, ये लास्ट वाला सरफेस है, ये सरफेस। तो ये किसका डायरेक्शन है फील्ड का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन यूनिफॉर्म। अब उसके बाद यही जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसका ये क्या है एरिया वेक्टर्स। अब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। अब बताइए फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds cos थीटा, cos थीटा मीन्स cos 0 डिग्री। अब cos 0 का वैल्यू बताइए, फाई E इज इक्वल टू cos 0 का वैल्यू 1, और ये हुआ आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो गया यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो गया, इसको हम बाहर रख लेते हैं, और ये cos 0 का वैल्यू 1, और ये इंटीग्रेशन किसका हुआ आपका ओनली ds का। अब छोटे छोटे स्मॉल सरफेस का इंटीग्रेशन करते करते हमको क्या मिल जाएगा पूरा एरिया का मिल जाएगा, इस सरफेस एरिया का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, यही तो है जनरल फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम इरेगुलर शेप का क्या कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा, समझ में आया ना। ओके, नोट कर लीजिए। ये हो गया। इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस, ये हमारा एक सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताइए एंगल क्या होगा, सोच के बताइएगा। ये सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल बताइए क्या होगा। तो हमने आपको हमेशा बताया हुआ है कि ये जो एंगल है किसके किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, एरिया वेक्टर। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है, और ये जो सरफेस है ये सरफेस है, तो इस सरफेस का ये जो है वह क्या है एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये जो है क्या है एरिया वेक्टर है। तो अब फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ ना। अब बताइए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा cos 90, cos 90 का वैल्यू रखिए 0, ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जो आपको फ्लक्स मिलेगा इक्वल टू 0। क्लियर, इसको याद रखिएगा हमेशा। अलोंग द सरफेस होगा तो एंगल हमारा 0 नहीं होगा 90 डिग्री होगा। अब इसको बताइए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमारा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल है। अब बताइए एंगल क्या होगा, वेरी 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा है सरफेस, तो इस पर ये क्या होगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या होगा 0, तो ये हुआ एंगल 0। अब जब एंगल 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू 1, तो आपको मिलेगा फाई E इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको E इंटू ds, तो E इंटू ds मतलब E इंटू एरिया। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी ऐसा है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो नॉर्मल से हमको समझ में आता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट ऐसा नहीं है। तो हमको हमेशा ये रखना है कि एंगल किसके किसके बीच है। क्लियर है। ओके, तो ये हुआ। अब उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अगर हमारा कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मीन्स ये हमारा कमरा है, क्लोज है, इसका साफ दरवाजा खिड़की एकदम पूरा क्लोज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइट जलाओ तो उसका लाइट इस तरह से हमारे पूरे कमरे में फैल जाएगा, ठीक है। तो उसका कहीं कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी सरफेसेस से क्या होंगी, लिंक होंगी, फ्लक्स बनेगा, ओके। तो ये किस तरह से बनेगा इसको हम समझते हैं। और उसके बाद क्लोज का मीन्स एक हमारे पास बैलून है, बैलून में भी हमने एक चार्ज रखा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो हमने देखा वो किस तरह से फ्लक्स बना रहा है, समझ रहे ना। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशंस है, ठीक है, ये इंटीग्रेशंस होगा, वो होगा क्लोज इंटीग्रल, इसी को हम डिनोट कर लेते हैं, ओके। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा मिल रहा है ना, ओके। तो इसी को हम ये बना लेंगे, दिस इज द क्लोज इंटीग्रल। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, ओके, ये टॉपिक है। तो इस तरह से इसको और थोड़ा समझते हैं। देखिए ये हमारा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इसके अंदर अगर एक लाइट हम जलाएंगे तो उसका फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो किस तरह से फ्लक्स बनेगा, इस सरफेस पर बनेगा कुछ पार्टिकुलर एंगल पर, इसका भी बनेगा कुछ अनदर पार्टिकुलर एंगल पर, इस साइड बनेगा, इन साइड बनेगा, इस साइड, कितने साइड पर बनेगा, 6 साइड पर बनेगा। और 6 का हम अलग अलग निकाल लेंगे, इसका फ्लक्स, इस साइड का फ्लक्स, इस साइड का फ्लक्स, इस साइड का फ्लक्स, ठीक है, सबका निकालेंगे और सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमको पूरा फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्लोज फ्लक्स, इसी को होते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया। यहां पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्लोज सरफेस एरिया, इसका क्लोज सरफेस एरिया E इंटू डी कॉस थीटा, ओके। इसको हम और इस तरह से इसको पार्टिकुलर्स में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। इसका एरिया निकाल लो, इसका फ्लक्स निकाल लो, इसका फ्लक्स, सबका अलग अलग फ्लक्स निकाल के हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आर फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सरफेस E इंटू डी एस कॉस थीटा 1, पहले थीटा 1 करिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ S2 E इंटू डी एस कॉस थीटा 2। तो इस तरह से डॉट 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 करके हम क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो थे, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लेन सरफेस एरिया में जिसको हम रेगुलर शेप कहते हैं उसमें हमने सीखा। और उसके बाद एक और हमने देखा कि अगर इरेगुलर शेप है तो उसमें हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, तो अब उसके बाद आता है कि ये जो सरफेस एरिया होता है, ये जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये कितने तरीके का सरफेस एरिया होता है, तो ये 2 तरीके का सरफेस एरिया होता है, ओके। पहला हमारा हुआ कर्व सरफेस एरिया और दूसरा हमारा हुआ प्लेन सरफेस एरिया, ठीक है। इसको समझते हैं। कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ये जो मिलेगा आपको सर्कल मिलेगा, ये एक फ्लैट मिलेगा, ओके। और यहां पर भी मिलेगा ये, तो ये भी एक फ्लैट मिलेगा, 2 फ्लैट हो गए। और लेकिन ये जो बाहर का है, ये जो सिलेंडर है, तो ये कौन सा हुआ, कर्व, तो ये हुआ कर्व और ये हुआ प्लेन, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हुआ तो हमने आपको बता दिया, इस एंगल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, इस एंगल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद ये जो कर्व है इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।
ओके, थैंक यू।